गवर्नमेंट ऑफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जब कुछ पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स वगैरह फेस हो रहे थे, जैसे कि कैनाल वाटर डिस्प्यूट, फिर फाइनेंशियल डिवीजन एसेट्स, कश्मीर इशू था, प्रिंसली स्टेट्स का इशू था, ज्योग्राफिकल इश्यूज, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और ये सारे प्रॉब्लम थे। अब गवर्नमेंट फॉर्म करने की बारी थी। सो देयर स्टेप्ड अप लियाकत अली खान, वेरी क्लोज कंपेनियन ऑफ द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एज वेल, और उनके साथ एज पीएम वी हैड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन. Now, the Basic Principles Committee was formed in 1949 to determine the basic principles for the Constitution of Pakistan. बीपीसी फॉर्म हुई थी नॉट टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली टू डिटरमिन किया ये हमारे अब आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे. Submitted its blueprint known as the Interim Report of BPC on October 7, 1950. This report was withdrawn in November 1950 because of the sheer criticism it faced. The most comprehensive criticism came from East Pakistan, where a large number of people were not satisfied as it did not recognize Bengali as one of the state languages of Pakistan. तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया था जब मैंने एक पहला ब्लूप्रिंट निकाला, तो उसके अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तो उसमें से बंगाली जो रिकग्नाइज नहीं की गई थी, क्योंकि कायदे आजम ऑलवेज बिलीव्ड इन उर्दू. तो वाई वॉज बीपीसी फेस्ड विद क्रिटिसिज्म? जैसे उन्होंने एक फर्स्ट रिपोर्ट निकाली थी अपनी, ठीक है. अब अगर हम कहें कि इस फर्स्ट रिपोर्ट को क्यों क्रिटिसिज्म मिला था, पहली बात तो बंगाली लैंग्वेज वाज नॉट रिकग्नाइज्ड, एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिसिज्म केम फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, where a large number of people were not satisfied as it did not recognize Bengali, one of the state languages of Pakistan, and denied the adequate autonomy to the provinces as well. सेकेंड रीजन था कि बंगाल ने डिमांड की थी मेजॉरिटी सीट्स विच वर नॉट फुलफिल्ड, एंड इट आल्सो फेल्ड टू प्रोवाइड ईस्ट पाकिस्तान विद एन ओवरऑल मेजॉरिटी on the basis of population in the legislature and gave both houses equal powers. अब इनकी ये डिमांड थी बंगाली लोगों की कि हमारी ये हाउसेज पे सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो भी ज़्यादा है, इसलिए क्रिटिसाइज हो गई थी बीपीसी रिपोर्ट. थर्ड रीजन ये था कि कुछ उलेमाज ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना इस्लामिक नहीं है, ठीक है, ना ही आपकी लॉज कोई कुरान या हदीस से लेते हैं, तो जितने भी आप शरीयत कोड था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक शरीयत कोड इस्टेब्लिश होना चाहिए जो कि सारे लॉज को कुरान, हदीस एंड सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ के तहत सॉल्व किया करे. देन केम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था अंडर द प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, एंड वाज प्रेजेंटेड इन 1949. ये था कि इसमें ये था कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो भी बनेगा, दैट वुड इंटायरली बी ऑन द यूरोपियन पैटर्न और डेमोक्रेटिक फेथ ऑफ इस्लाम के ऊपर बेस करेगा. इट हैड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल, जैसे कि इस्लामिक लॉज पे होगा, एडिक्वेट प्रोविजन शैल बी मेड टू सेफ गार्ड द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड डिप्रेस्ड क्लासेस. द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी फुली सिक्योर्ड. एंड लेकिन फिर भी क्यों इतना डिफिकल्ट था टू अग्री ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन? आपकी फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट आई, फिर आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन निकला, इसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म आ गए, क्योंकि मसला ईस्ट पाकिस्तान का था. अभी आप एक तो मुल्क है नहीं, आपके अब आगे दो हिस्से, एक वेस्ट है और एक ईस्ट है. एंड ईस्ट पाकिस्तान यूज टू डिसएग्री विद द ड्राफ्ट प्रपोजल्स, बिकॉज उसको लगता था कि उनके लोग जो हैं वो हमेशा से अंडर रिप्रेजेंटेड रहे हैं, इवन दो उनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, एंड हेंस दे वांटेड रिप्रेजेंटेशन इक्वल टू ईच ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंसेस. दे ऑल्सो ऑब्जेक्टेड कि क्यों उर्दू बार बार मेन लैंग्वेज बन रही है. इसके अलावा लोकल एंड प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस की वजह से बहुत ज़्यादा भी ऑपोजिशन थी कि हमारी सीटें नहीं है, हमारे अप्रूवल नहीं होते, हमारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया जाता है, और ना ही हमारा कोई रोल ही नहीं है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में हमारा कोई रोल नहीं है. रिलीजियस ग्रुप्स के भी ऑब्जेक्शन थे कि ज़्यादा एम्फोसिस इस्लाम पे नहीं हुआ जा रहा. तो अगर आप पर दो 7 मार्क क्वेश्चन अभी हमने देखे, वाई वॉज बीपीसी फेस्ड विद क्रिटिसिज्म, एंड व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट टू अग्री ऑन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. फिर आया लियाकत नेहरू पैक्ट, एक बीच में एक इशू हुआ था. लियाकत नेहरू पैक्ट वाज अ बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन द टू साउथ एशियन स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, जहां पे रेफ्यूजी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ना, क्योंकि वन ऑफ द वेरी मेजर इश्यूज राइट आफ्टर द पार्टीशन, जो आपने चैप्टर 11 में भी देखे होंगे अपने से, रिफ्यूजी प्रॉब्लम वाज वन ऑफ द इशू. अब उनको अलाउ कर दिया कि रिटर्न का मतलब आपने वीजा सिस्टम खत्म कर दिया, जिसको जाना है वो फ्रीली मूव कर सकता है फॉर अ लिमिटेड टाइम. क्योंकि हो क्या रहा था, रेफ्यूजीज की प्रॉपर्टीज के इशू, अबडक्टेड वुमेन, ठीक है, वुमेन अबडक्ट हुई थी, प्रॉपर्टी लूटी जा रही थी, तो फोर्स कन्वर्जन्स भी हो रही थी, जबरदस्ती मुस्लिम्स को हिंदू में कन्वर्ट किया जा रहा था. तो नेहरू और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान मिले थे, जवाहरलाल नेहरू, ऑन अप्रैल 8 1950. ये ट्रीटी 6 डेज की मीटिंग्स के बाद डिसाइड हुआ था टू गारंटी द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन बोथ द कंट्रीज आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड टू अवर्ट अनदर वॉर बिटवीन देम, कि इनके दरमियान कोई और वॉर ना हो जाए. देन व्हाट वाज प्रोडा?
प्रोडा भी इन्हीं की गवर्नमेंट में एक और एक्ट आया था, विच वाज नोन एज पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, in which complaints could be made to the governor general and the provincial governor, जो कि कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करेंगे। लेट्स से एनीवन फाउंड गिल्टी अंडर द प्रोडा, मतलब कि करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं, वो डिबार हो जाएगा ऑफिस से। लेकिन हुआ क्या कि ये लॉ डिजाइन किया गया था करप्शन खत्म करने के लिए। पता ये लगा कि जो बड़ी बड़ी रूलिंग पावर्स थी, वही प्रोडा को इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को निकालने लग गए। मतलब कि ये प्रोडा क्यों बना था? करप्शन या करप्टेड लोगों को सीटों से हटाने के लिए। लोगों ने क्या किया, जो आगे ऊपर वाली पावर्स पे थे, जिनकी ऊपर ऊपर सीटें थी, उन्होंने अपने ही दुश्मनों को, अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों के ऊपर करप्शन का इल्जाम डाल के बड़े कुछ तरीके से लीगली करके प्रोडा के थ्रू उनको रिमूव करवा देते थे। सो प्रोडा इज व्हाट? पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। उसी के बाद आई रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी, इन विच इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान एक छोटी सी वॉर हुई थी 1948, विच वाज ओवर कश्मीर। एंड द वॉर ओवर द टेरिटरी ऑफ कश्मीर हैड एंडेड इन अ सीज फायर, जिसके अंदर जो नॉर्थ वेस्ट कश्मीर का पार्ट था, वो इंडिया के पास था। The ceasefire was deeply resented in the Pakistan army, and the government resisted the uprisings of Pakistani commander to launch another attack on the Indian forces कि यार वो लैंड वापस लो। The government resisted the urgings of Pakistani commander and the produced frustration and division within the army। एक कॉन्स्पिरेसी होगी अगेंस्ट मेजर जनरल अकबर खान ने क्या किया, एक कॉन्स्पिरेसी चलानी शुरू कर दी। ही वॉज अकबर खान वॉज द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जो कि सपोर्ट किया गया फैज अहमद फैज और 15 और लोग एक साथ थे। उन्होंने सोचा कि सिविल गवर्नमेंट रिप्लेस करनी चाहिए, क्योंकि क्या था कि गवर्नमेंट मना कर रही थी आर्मी को कि नहीं आपने कश्मीर में दाखिल होना। उनको था कि हम ले सकते हैं लैंड, गवर्नमेंट मना कर रही थी। जनरल अकबर खान ने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ ये सिविल गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए कंस्पिरेसी चला दी। लेकिन गवर्नमेंट फोर्सेस ने इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया अकबर खान को, एंड जो भी कॉन्स्पिरेटर्स 15-16 लोग और थे, उनको भी अरेस्ट करके आर्मी हेडक्वार्टर्स का कब्जा भी कर लिया था। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी कैरिड आउट? पहली बात तो लियाकत अली खान हमेशा से आर्मी हमेशा से लियाकत अली खान को करप्ट बहुत समझती थी। ये एक रीजन था कि जनरल अकबर खान ने कंस्पिरेसी शुरू की थी, क्योंकि आर्मी कंसिडर लियाकत अली खान टू बी करप्ट। A general discontent of army's Pakistani officers with the performance of Liaquat Ali Khan's government, whom they thought of as corrupt and incompetent. Plus, British officers in army was discontented। बहुत से ये थे कि कुछ रैंकिंग पाकिस्तानी जनरल्स में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स अभी भी थे, जो कि आर्मी समझती थी कि यार अभी तक ब्रिटिश के आर्मी ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो चले जाना चाहिए था इनको, अभी तक एक दो पोजीशंस पे क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने ये एज ए सिक्योरिटी थ्रेट समझी और गवर्नमेंट के खिलाफ रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी लॉन्च कर दी। तीसरा रीजन ये था कि जनरल अकबर खान ने इसलिए कॉन्स्पिरेसी की, आर्मी को था कि हम ज्यादा अच्छा कश्मीर इशू को हैंडल कर सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। थर्ड एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर देयर डिसकंटेंट विद लियाकत अली regimes was the handling of the कश्मीर वॉर विद इंडिया, के लियाकत अली खान सही तरह वॉर को हैंडल नहीं कर पा रहा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हाउ सक्सेसफुल वाज द गवर्नमेंट ऑफ ख्वाजा नाजिमुद्दीन इन एस्टैब्लिशिंग अ स्टेबल पॉलिटिकल regime इन पाकिस्तान, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हाउ सक्सेसफुल में अब हमने लिखने हैं सक्सेसेस और फेलियर्स। सक्सेसेस में देखें तो लियाकत अली खान वाज नेम्ड कायदे मिल्लत। लियाकत नेहरू पैक्ट वाज आल्सो सक्सेस, जहां पे रेफ्यूजी इशू सॉल्व हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज आल्सो सक्सेस, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत उलेमाज की बात मानी थी, आपने उलेमास की बात थोड़ी सी मान ली थी, लेकिन वो बंगाली वाला इशू नहीं ठीक हुआ था। इसके अलावा आपने कश्मीर में लड़ाई रुकवाई, जिसको आर्मी ने बहुत अपोज किया, लेकिन आपने तो रुकवाई ना, अच्छा किया। लियाकत अली खान ऑल्सो विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर बीइंग persuaded टू स्नैप ties विद द सोवियत यूनियन एंड सेट द कोर्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ताकि हम वेस्ट के साथ फॉरेन रिलेशंस अच्छे हो सके। Plus, National Bank of Pakistan was also established during his period 1949। पेपर करेंसी मिल भी लगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है हाउ सक्सेसफुल वाज लियाकत अली खान, हाउ सक्सेसफुल ख्वाजा नाजिमुद्दीन, याद रखना है डिट्टो कॉपी पेस्ट आंसर है दोनों का, क्योंकि दोनों का एक ही टेन्योर है। अगर एक गवर्नर जनरल तो एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक प्राइम मिनिस्टर तो एक गवर्नर जनरल। इट्स जस्ट अ कॉपी आंसर। दोनों के सक्सेसेस सेम है, दोनों के फेलियर्स भी सेम है, क्योंकि गवर्नमेंट की बात होती है, गवर्नमेंट में किसकी कौन सी पोस्ट है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कौन है उस वक्त ये इंपॉर्टेंट होता है। मोर ओवर जनरल अयूब खान एज द फर्स्ट पाकिस्तान कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, एंड ऑल्सो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी को एंड भी किया था इन्होंने सक्सेसफुली। तो ये सारे क्या है, सक्सेसेस। फेलियर्स का आते हैं इस गवर्नमेंट के, ख्वाजा नाजिमुद्दीन और लियाकत अली खान, प्रोडा
बड़ा आप करप्शन को खत्म करने आए थे, ये लोग ऑपोजिशन के खिलाफ आपस में ही एक दूसरे को निकालने लगे। इट वाज टोटली मिसयूज्ड। प्लस लैंग्वेज बैरियर रहा था। हाँ, पहली रिपोर्ट तो बिल्कुल ही क्रिटिसाइज हो गई थी, दूसरी रिपोर्ट कम क्रिटिसाइज हुई, क्योंकि अब आपने उलेमा वाला पॉइंट कंसिडर किया था, लेकिन बंगाली पीपल वाला पॉइंट अभी भी कंसिडर आपने नहीं किया था। क्रिटिसिज्म आया फ्रॉम लेफ्ट विंग इन पाकिस्तान, प्रो वेस्टर्न फॉरेन पॉलिसीज, एंड ऑल्सो क्रिटिसिज्म आया था कि आपने सोवियत यूनियन नहीं विजिट किया, यूएसए करा है। आप जब यूएसए विजिट कर आए हो, सोचो, जब आप यूएस विजिट करते हो तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या आएगा कि रशिया क्यों नहीं विजिट किया, क्योंकि यूएसए और सोवियत यूनियन बिल्कुल दुश्मन है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सोवियत ने अलायंस बना ली किसके साथ, इंडिया के साथ। पाकिस्तान को पहले जाना चाहिए था सोवियत यूनियन को, इतना दूर पता नहीं क्यों चला गया। Moreover, Khan was an ardent supporter of absolute Pashto land into Pakistan, and he did not believe Pashto land east of Duran line. ये ज्यादातर अफगानी को और वो जो ड्यूरन लाइन के आसपास वाले कबीले उनको एक्सेप्ट नहीं करता था, विच वाज अ फेलियर। अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स भी थे, जैसे कि डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा सा पावर का इम्बैलेंस हो जाता था बिटवीन द टू विंग्स एज वेल, और दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में मैनेज नहीं किए गए। ये आपके पास क्या है, फेलियर्स। एंड दैट इज ऑल फॉर द फर्स्ट टॉपिक, ख्वाजा नाजमुद्दीन।